अस्सलाम वालेकुम रेस्टोरेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सेकंड लेक्चर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का लॉ गेट के लिए। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए, सी लॉ के लिए। 2025 के अंदर जो अपकमिंग हमारे पास लॉ गेट होने जा रहा है उसके लिए सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम सेक्शंस पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियसली लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन तक कवर किया था, सेक्शन 1 से लेके 6 तक। ठीक है। आज हम जो है उससे ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। सेक्शन 7 बात करता है स्मॉल काजेस कोड्स की, लेकिन सेक्शन 7 से पहले स्टूडेंट्स का ये कहना कि सर लॉ गेट बहुत टफ, बहुत ही ट्रिकी एक टेस्ट होता है कि जिसको हम पास ही नहीं कर पाते फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके लिए आखिर ऐसा क्या किया जाए कि आप लॉ गेट को इजीली टेस्ट को कवर कर लें। देखिए, टेस्ट को टेस्ट समझें, टेस्ट को टेस्ट समझ कर देंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अगर टेस्ट को आप अपने जहनों पर सवार कर देंगे तो टेस्ट आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट्स कभी भी बर्डनाइज होकर नहीं पढ़ते जब तक टेस्ट अनाउंस नहीं होता। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की साइकी बन चुकी है। अदरवाइज़ फ़ॉरेन के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि सी लॉ कर रहे हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो मैं एवेलिएट करूं, अगर मैं एक जो है यूं कहें कि कंपटीशन रखूं एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो लॉ गेट दे रहे हैं और साथ ही साथ उनका जो कि सी लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ़ॉरेन से, तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो ये कि जो मेरे पास सी लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है इंग्लिश पर, कमांड बहुत अच्छी है, सो डेट्स वाई वो बहुत ही जल्दी बैरक्स को पिक कर लेते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो वो जो है कोई अच्छा नहीं पढ़ते या व्हाट्सएवर, आप बर्डनाइज कर देते हैं। बर्डनाइज किस तरीके से? आप कहते हैं कि सर बहुत टफ टेस्ट है। टफ नहीं है, बनाने वाला भी इंसान है, देने वाले भी आप इंसान हैं। इट्स टू मच ईजी टेस्ट फॉर यू इफ़, अगर आप इस टेस्ट को ईजी समझेंगे तो खुद पर यकीन रखें, ट्रस्ट इन अल्लाह एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपका ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर है और आप खुद पर यकीन रखेंगे तो बिल्कुल इजीली इस टेस्ट में आप 70 भी स्कोर कर सकते हैं, 80 भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स जो है वो डिपेंड कर जाते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? पास पेपर्स पर रिलाई करेंगे, नोट्स पर रिलाई करेंगे, MCQs पर रिलाई करेंगे? नहीं, बैरक्स पर रिलाई करें, जस्ट बैरक्स पर रिलाई करें। कहने का मकसद सिंपल इतना है कि खुद पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस बार आप जो है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। हाँ, डीमोटिवेशन कब होती है? डीमोटिवेशन तब होती है स्टूडेंट्स को कि जब वो 4 बार 5 बार फेल हो चुका और उसको आगे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, वो कह रहा है कि इस बार भी फेल होऊंगा। ठीक है, तो इसका हल यही है कि आप मुझसे बात कर लें, 5 to 10 मिनट्स में आपको इंशाल्लाह मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आप जो है अपना जाकर अपना ईजिली होकर टेस्ट दें। तो सेक्शन 7 किसकी बात करता है? सेक्शन 7 जो है हमारे पास वो बात करता है स्मॉल काजेस कोड्स की। स्मॉल काजेस कोड्स क्या हैं? स्मॉल काजेस कोड्स वो जहाँ पर पिटी मैटर्स चलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास सेक्शन नंबर 9, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात करता है सेक्शन 9। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। अब ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या है? ये कहता है कि सिविल कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सूट्स, कोर्ट कैन ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। सेक्शन 9 की वर्डिंग क्या है कि कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कॉम्पिटेंट कोर्ट है सिविल की, सिविल लिटिगेशन के लिए जो हमारे पास सिविल कोर्ट है, सीनियर सिविल कोर्ट है, सीनियर सिविल जज की कोर्ट है, वो सारे के सारे मुकदमे सुन सकती है जब तक वो बार ना हो उसमें। बार का मतलब क्या है? वर्ड बार, बार्ड बाय लॉ, टाइम बार्ड सूट है, बार्ड बाय लॉ है। अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड का वर्ड यूज़ किया गया कि एक्सप्रेसली अगर बार्ड हो, प्रोविजंस के अंदर अगर लिखा हुआ है कि ये जो हमारे पास केस है ये बार्ड है, आप इसको जो है इसकी अपील फाइल नहीं कर सकते, टाइम बार्ड अपील हो चुकी है। फिर सेकेंडली हमारे पास क्या वर्ड आता है? फिर सेकेंडली हमारे पास आ जाता है कि अगर लॉ ने उसके ऊपर बार कर दिया हो, 7-11 आप लगा रहे हैं, 7-11 के किसी ग्राउंड पर वो फिट बैठता हो, तो फिर टाइम बार्ड नहीं है, फिर क्या है? बार्ड बाय लॉ हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कवर हो गया।
फर्दर फिर आते हैं हम किसकी तरफ, फर्दर फिर आएंगे हम जो है हमारे पास सेक्शन नंबर 10 और 11 की तरफ। अब सेक्शन नंबर 10 और 11 जब आप ओपन करेंगे, सबसे पहले सेक्शन नंबर 10 क्या बात करता है, स्टे ऑफ सूट की। स्टे ऑफ सूट, जिसको हम रेस सब जुडाइस भी कहते हैं। कह रहा है कि नो कोर्ट शल प्रोसीड, क्या कह रहा है, नो कोर्ट शल प्रोसीड, ठीक है, with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly or substantially in issue, previously instituted suit between same parties under whom they are litigating same title, same parties आ गई, same title आ गया। फिर उसके बाद where such suit is pending in the same or any other court having jurisdiction to grant the relief claimed, any court beyond the limits established beyond by federal government having like jurisdiction before Supreme Court. The pendency of a suit foreign court does not preclude the court of Pakistan from trying a suit founded in the same cause of action. Same parties, same litigant, same subject matter. Same subject matter. अब एक चीज़ याद रखें कि ये जो तीनों ग्राउंड्स हैं ये सेक्शन 11 के अंदर भी है, लेकिन सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 हमें ये कह रहा है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड। देखें, रेस सब जुडिस का मतलब क्या है, रेस सब जुडिस का मतलब क्या है, रेस सब जुडिस का मतलब सिंपल ये है कि एक मुकदमा चल रहा है, एक मुकदमा चल रहा है किसी भी कोर्ट में। 2015 में आपने एक केस फाइल किया, ये 2020 में आपने एक केस फाइल कर दिया जो अभी उसकी एविडेंस लीड होनी है 2025 के अंदर, ऐसे ही है। अब डिफेंडेंट्स में से एक डिफेंडेंट क्या करता है कि 2025 के अंदर ही एक जो है इन्हीं ग्राउंड्स में से कोई एक ग्राउंड फिट बैठ रहा है, सेम पार्टी, सेम टाइटल, सेम सब्जेक्ट मैटर, ये सेम कॉज ऑफ एक्शन है। 2025 के अंदर डिफेंडेंट सेम सूट फाइल कर देता है प्लेंटिफ पर। अब डिफेंडेंट फाइल कर रहा है किस पे, प्लेंटिफ पर, अनदर सूट फाइल कर रहा है। सूट एडमिट हो सकता है या नहीं हो सकता, सूट एडमिट हो भी सकता है कि हो जाए, लेकिन फिर यहाँ पर 711 लग जाएगी, 711 लग जाएगी, रेस सब जुडिस इज एप्लीकेबल है। अब आते हैं सेक्शन 11 की तरफ। सेक्शन 11 क्या कहता है, सेक्शन 11 कहता है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का क्या मतलब है, रेस जुडिकाटा मतलब, रेस जुडिकाटा में भी आप ये तीनों ग्राउंड्स ले लें, नो कोर्ट शल प्रोसीड था और नो कोर्ट शल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर इज डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू। एक पे क्या वर्ड है, नो कोर्ट शल प्रोसीड, यहां पर क्या वर्ड है, यहां पर है नो कोर्ट शल ट्राई। कोर्ट ट्राई ही नहीं कर सकती, एक में कह रहा है कि नो कोर्ट शल प्रोसीड, एक में कह रहा है कि नो कोर्ट शल ट्राई, एडमिट ही नहीं करेगी। एक में कह रहा है कि चलो ठीक है आपने एडमिट कर लिया, प्रोसीड नहीं कर सकते आप, और एक में कह रहा है कि आप जो है ट्राई भी नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया, दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस वर्ड्स की गेम है, आपने वर्ड्स को याद रखना है, मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है 12 बार टू फर्दर सूट। सेक्शन 12 क्या बात करता है, बार टू फर्दर सूट, bar to further suit, where the plaintiff is precluded by rules from instituting the further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any other court to which this code applies। 11 में और 12 में बहुत ही कम डिफरेंस है, 11 में और 12 में। 12 क्या कह रहा है कि जब एक
बार लग गया, जब एक रुकावट बन गई कि आप किसी भी कोर्ट में जिस पर ये लॉ एप्लीकेबल है वहाँ पर जो है सेम काज ऑफ एक्शन पर क्या नहीं कर सकते, सूट इंस्टीट्यूट कर नहीं सकते। सो डैट मीन्स कि आप किसी और कोर्ट में नहीं कर सकते जिसमें ये CPC इज एप्लीकेबल। मैंने आपको सेक्शन 11 की एग्जांपल दी। अब यहाँ पर डिफेंडेंट क्या करता है, प्लेंटिफ के खिलाफ केस फाइल करता है किसी और कोर्ट में, तो किसी और कोर्ट में भी नहीं कर सकता। सेम कोर्ट में तो बात ठीक है, लेकिन किसी और कोर्ट में भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद सेक्शन 12(2) क्या कहता है, प्ली ऑफ फ्रॉड। प्ली ऑफ फ्रॉड क्या है, प्ली ऑफ फ्रॉड के कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है 3 वर्ड याद होने चाहिए, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। कौन कौन से वर्ड्स हैं, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। देखें, प्ली ऑफ फ्रॉड क्या है, वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। अब ये तीनों, ये जो प्ली ऑफ फ्रॉड है ये एप्लीकेबल कहाँ, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट्स, तीनों पर एप्लीकेबल है। ये चीज़ भी याद रखनी है आपने। फिर उसके बाद कह रहा है कि डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ही शैल सीक हिज रेमेडी। कौन सी रेमेडी है, आपके खिलाफ एक शख्स ने केस फाइल किया, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होने के बाद जो है उसके हक में फैसला आ गया और आपको पता ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है, आप क्या करते हैं, 12(2) लगा देते हैं। 12(2) क्यों लगाई आपने, आप कहते हैं कि इसने मुझे नोटिस प्रॉपर एड्रेस पे सर्व नहीं किए, एड्रेस चेंज हो चुका था, इसको पता भी था, फिर भी इसने नोटिस प्रॉपरली मेरे एड्रेस पर सर्व नहीं किए। अब इसका क्या हल है, इसका हल क्या ये है कि आप जो है दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करें, आप दोबारा से उसी केस को परसू करें, या फिर एक जो है नया केस प्लेंटिफ दोबारा से फाइल करे आपके खिलाफ। नहीं, अब यहाँ पर होगा कुछ इस तरीके से, आप जो है एप्लीकेशन देंगे 12(2) की, क्या देंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे 12(2) की, ना कि आप जो है एक सेपरेट सूट फाइल करेंगे। He shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order, and not by a separate suit. सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा बल्कि एक एप्लीकेशन लगेगी। कौन सी एप्लीकेशन, 12(2) की एप्लीकेशन लगेगी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या है, 15 से लेके 21 तक है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या कहती है हमें, सेक्शन 15 से ऑनवर्ड जब हम पढ़ेंगे तो सेक्शन 15 कहता है कि कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, कोर्ट टू विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, कोर्ट टू विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड। फिर उसके बाद 16 क्या कहता है, 16 कह रहा है कि सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट्स, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट्स। सेक्शन 15 ये क्या बात की, सेक्शन 15 कह रहा है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड। 15 तो कह रहा है कि लोवेस्ट ग्रेड में आप कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, सीनियर सिविल जज के पास, सिविल जज के पास आप केस फाइल करेंगे, डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं करेंगे। 16 क्या कह रहा है कि वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, सब्जेक्ट ऑफ पिक्यूनरी और अदर limitation prescribed by law, suit for the recovery immobile property, for the partition, for foreclosure, for determination of any other right, shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate। जिसकी सिचुएशन में, जिसकी जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी बनती होगी आप उधर फाइल करेंगे। जहां सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करेगा, जिस लोकेशन में करेगा, जिस एरिया में करेगा, वहां पर आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे।
फिर उसके बाद सेक्शन 17 सूट फॉर इमोबल प्रॉपर्टी जुरिसडिक्शन डिफरेंट कोर्ट्स। जब एक प्रॉपर्टी है वो उसकी डिफरेंट कोर्ट्स में जुरिसडिक्शन में आ रही है, कुछ कह रहे हैं यहाँ पर आ सकती है, कुछ कह रहे हैं यहाँ पर आ सकती है, मतलब कि आधा एरिया यहाँ पर आ रहा है, आधा एरिया यहाँ पर है, तो आपकी मर्ज़ी है कि प्लेंटिफ की मर्ज़ी, प्लेंटिफ किसी भी कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर सकता है। फिर 18 क्या बात करता है, 18 कह रहा है कि अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी है, पहाड़ी इलाका है, कोई कोयटा का इलाका है, हब का इलाका है, वहाँ पर अब पता ही नहीं चल रहा कि जो है ये प्रॉपर्टी किस एरिया को लगती है, आया कि इसकी जो जुरिसडिक्शन है वो इस कोर्ट को लग रही है या फिर उस कोर्ट को लग रही है। सो डेफिनेट सी बात है, वहाँ पर भी प्लेंटिफ की मर्ज़ी, प्लेंटिफ किसी भी कोर्ट में सूट को इंस्टीट्यूट करवा सकता है। उसके बाद सेक्शन जो है हमारे पास 19 सूट्स फॉर कंपनसेशन। कंपनसेशन की जहाँ बात करेंगे, जहाँ काज ऑफ एक्शन अकर होगा वहाँ पर आप जो है सूट फाइल करेंगे। अदर सूट्स इंस्टीट्यूट वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, इसके अलावा जितने भी काज ऑफ एक्शन की बात की जा रही है तो डिफेंडेंट जहाँ रिजाइड करेगा वहीं पर आप सूट फाइल करेंगे। बिलफर्ज अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है, बिलफर्ज अगर लेन देन का मामला है, डैमेजेस का मामला है, तो फिर आप जहाँ पर डिफेंडेंट रिजाइड होगा वहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं। अब जहाँ पर स्टूडेंट एक ने सवाल किया कि सर खुला के मैटर कहाँ कहाँ फाइल हो सकते हैं, जहाँ फीमेल रहती है वहाँ पर फाइल हो सकता है, जहाँ मेल रहता है वहाँ पर भी फाइल हो सकता है। टेम्परेरी अगर रेजिडेंट अगर फीमेल है कहीं की भी, तो वहाँ भी वो फाइल कर सकती है। ठीक है, उसके बाद अब जो है कल इंशाल्लाह हम सेक्शन 47 से ऑनवर्ड, सेक्शन 47 से लेके फिर कंप्लीट सेक्शंस इसको कवर कर लेंगे और फिर जो है उसके बाद हम ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक कोई भी क्यूरी, कोई भी सवाल हो किसी स्टूडेंट का तो वो कर सकता है। थैंक यू, डेट्स ऑल।